नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बताया था और कहा था कि ये धारणा तोड़नी चाहिए, लेकिन इस पर देश में अलग ही बहस छिड़ सकती है। इसकी चेतावनी खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ही दी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उपराष्ट्रपति ने कहा कि हानिकारक टिप्पणियां हमारी संस्थाओं को हतोत्साहित कर सकती हैं, ये एक राजनीतिक बहस को हवा दे सकती हैं और एक नैरेटिव को गढ़ सकती हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति की टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई के बारे में की गई टिप्पणी का सीधे जिक्र नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी ये टिप्पणी चुनाव आयोग जांच एजेंसियों पर आ रही टिप्पणियों के संदर्भ में है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी अंगों, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का एक ही उद्देश्य है, संविधान की मूल भावना सफल हो, आम आदमी को सब अधिकार मिले, भारत फले और फूले। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के ताजा टिप्पणी के कुछ दिनों बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राज्य के सभी अंगों को मिलकर काम करने की जरूरत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुत विपरीत हालात का सामना कर रही है। किसान अब खुलकर सामने आ गए हैं। वो जगह जगह बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं। जींद के उचाना में सोमवार को हुई महापंचायत में किसानों के अगुआ संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी वोटर से बीजेपी को सबक सिखाने का आह्वान किया है। महापंचायत में किसानों ने हाथ उठाकर शपथ ली है कि वो बीजेपी प्रत्याशी का विरोध करेंगे। हरियाणा के सिरसा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। हरियाणा में बीजेपी की स्थिति ऐसी है कि कोई भी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। भाजपा अब यहां पूर्व मंत्री और विवादित नेता गोपाल कांडा का समर्थन कर सकती है। वहीं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में भव्य बिश्नोई का भारी विरोध देखा गया। उनके पिता कुलदीप बिश्नोई जब वहां बेटे का प्रचार करने पहुंचे तो लोगों ने उनके वापस जाने को कहा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बिश्नोई का मोबाइल तोड़ दिया गया। आदमपुर भजनलाल परिवार की परंपरागत सीट है और इस सीट पर कभी भी भजनलाल परिवार का कोई सदस्य हारा नहीं है। इस बार भाजपा ने भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई को टिकट दिया है, लेकिन किसान मजदूर संगठन भारी विरोध में उतरे हुए हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियों में अलग अलग नेता खुद को सीएम दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं। कांग्रेस में भी कई नाम हैं जो सीएम फेस बनना चाहते हैं। इस बीच कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस में मुख्यमंत्री फेस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा हाईकमान से तय होता है। कांग्रेस मुख्यमंत्री को लेकर अभियान नहीं चलाती है। कौन मुख्यमंत्री होगा ये 8 अक्टूबर की तारीख के बाद तय हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टिकट वितरण की गिनती से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी 3 खेमों के लोगों को टिकट दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। इस दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया है कि कांग्रेस का हाथ जम्मू कश्मीर के हालात बदलेगा। पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र जारी करते हुए पवन खेड़ा ने कहा है कि पिछले 10 साल से कश्मीर की जो हालात हुई है उससे कश्मीर का दिल जख्मों से भरा हुआ है। पवन खेड़ा ने कहा कि जख्मों पर मरहम लगाने का वक्त आ गया है। जम्मू कश्मीर में एक लंबी रात खत्म होने वाली है और सुबह होने को है। पवन खेड़ा ने कहा कि यहाँ पिछले 10 साल से दिल्ली की एक ऐसी हुकूमत चल रही है जिसमें लोगों की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए 22 जिलों में हमारी टीम गई, लोगों से बात की और उसी के तहत हमारा मैनिफेस्टो तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि ये मैनिफेस्टो सिर्फ एक कागज़ का पुलिंदा नहीं है, ये हमारी गारंटी है, ये हक की बात है जिसे हम पूरा कर देंगे। बता दें जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 1 दशक के बाद चुनाव हो रहे हैं। इसमें 3 चरणों में 18 और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा में चुनाव लड़ रहे 908 उम्मीदवारों में से 40% से अधिक निर्दलीय हैं और अब ये दावा किया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में वोटों को बांटने के लिए भाजपा ने समर्थन दिया है। मैदान में बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने आरोप लगाया है कि उन्हें दिल्ली द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। बता दें चुनाव लड़ने के लिए कुल 365 उम्मीदवारों ने निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी नेता और केंद्र सरकार में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर प्रतिक्रिया दी। रवनीत सिंह बिट्टू ने रविवार को बिहार के भागलपुर में राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा दुश्मन और आतंकवादी कहा था। उनके इस बयान पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि शर्म आती है मुझे कहते हुए कि मोदी सरकार में इतना घटिया बयान देने वाला आदमी कैबिनेट में मौजूद है। रवनीत सिंह बिट्टू पर आरोप लगाते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये जयचंद की तरह हैं, उनको कुछ कीमत दे दो और गद्दारी करा दो। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी का शरीर छलनी हुआ था। राहुल गांधी के पिता के टुकड़े हो गए ताकि देश के टुकड़े ना हो।
राहुल गांधी ने आतंकवाद की पीड़ा क्या होती है इसे झेला है। राहुल गांधी को लेकर लगातार अभद्र और विवादित बयान दिए जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में शामिल हुए हैं शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख का इनाम दूंगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आरक्षण खत्म करने की भाषा उनके मन में आई, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई देशद्रोही कह रहा है, कोई सबसे बड़ा आतंकवादी कह रहा है, तो कोई जीभ काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम घोषित करता है। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा है कि इस देश के नेता विपक्ष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग बीजेपी के नेता और उनके घटक दल कर रहे हैं, ऐसी हिंसक बातों के पीछे किसका हाथ है, इन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है। देश के नेता विपक्ष के लिए ऐसी हिंसक बातों को लोकतंत्र में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो साफ है ये उनके इशारे पर ही किया जा रहा है। एक दौर में बीजेपी के कद्दावर नेता रहे यशवंत सिन्हा बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। दरअसल वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। सोमवार को उन्होंने अटल बिहारी मंच के नाम से एक नया सियासी दल बनाने का ऐलान किया। यशवंत सिन्हा ने अपनी नई पार्टी का आगाज हजारीबाग के पुराने बीजेपी कार्यालय में ही किया, जहां जयंत सिन्हा के सांसद रहने तक बीजेपी का दफ्तर चलता था। यशवंत सिन्हा ने नई पार्टी बनाने के बाद ऐलान किया कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में सभी 81 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों से दूर होती जा रही है। यशवंत सिन्हा की पार्टी आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में किसी दल से गठबंधन करेगी या नहीं, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला नतीजों के बाद किया जाएगा। सियासी जानकारों की माने तो यशवंत सिन्हा की नई पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें हजारीबाग लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 4 विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण हैं। हालांकि हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल की जीत के बाद से इस नुकसान के कम होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने मोदी के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में गिरता रुपया, बढ़ती महंगाई, जो रुपया 2014 में 58 प्रति डॉलर पर था, आपने उसे 84 प्रति डॉलर पर पहुंचा दिया है। विदेशी निवेश लगातार गिर रहा है। विदेशी निवेशकों को आपकी योजनाओं पर कोई भरोसा नहीं है। बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। टोल टैक्स 15% बढ़ा दिया गया है। सीएनजी का दाम बढ़ा दिया गया है। कमर्शियल एलपीजी का दाम बढ़ा दिया गया है। आटा, दाल, दूध सब महंगा किया गया। मिडिल क्लास पर LTCG इंडेक्सेशन की मार, ऐसी कोई चीज नहीं आपने जिसके दाम ना बढ़ाए हों। ये मोदी सरकार में महंगाई का फलसफा है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने को लेकर, यानी एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार एक्टिव हो गई है। इसे इसी कार्यकाल के भीतर लागू किया जाएगा। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने ये जानकारी दी। सरकार को एनडीए के सभी राजनीतिक दलों से समर्थन की उम्मीद है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि सामान्य जनगणना प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होगी। देश में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान संविधान के तहत ये संभव नहीं है। इसके लिए कम से कम 5 संवैधानिक संशोधन की जरूरत है। बता दें, खबर चल रही है कि मोदी सरकार इसी कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करेगी। इसी पर बोलते हुए चिदम्बरम ने कहा कि मोदी के पास उन संवैधानिक संशोधनों को लोकसभा या राज्यसभा में रखने के लिए पर्याप्त संख्या है ही नहीं, बहुमत नहीं है। बता दें, चुनाव में बीजेपी के नेताओं का कहना था कि 400 सीटों से अधिक लेकर आएंगे। कुछ नेताओं ने यह भी कहा था कि 400 सीटें संविधान बदलने के लिए जरूरी हैं और विपक्ष ने इसी को बड़ा मुद्दा बना दिया था। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को बहुमत भी नहीं मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन में इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं और अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने का समय मांगा है। उपराज्यपाल ने उन्हें कल शाम 4:30 बजे मिलने का समय दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता उपराज्यपाल से मुलाकात के दौरान अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। नितिन गडकरी ने पहले कहा था कि विपक्षी दल के किसी नेता ने उन्हें पीएम बनने का ऑफर दिया था। अब उन्होंने दूसरा बयान दिया है। गडकरी से पूछा गया कि आप उन भाजपा नेताओं में से एक हैं जो विपक्ष को दुश्मन या राष्ट्र विरोधी नहीं मानते। उस संदर्भ में क्या एक मजबूत विपक्ष राजनीति के लिए बेहतर है?
या पहले ये बेहतर था जब सदन में भाजपा का दबदबा था। इस पर गडकरी ने कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम लोकतंत्र की जननी हैं और लोकतंत्र के 4 स्तंभों में न्यायपालिका, मीडिया, विधायिका और कार्यपालिका है और लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। कार या ट्रेन के पहियों की तरह दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और इनका संतुलित होना जरूरी है। हमारा सौभाग्य है कि हम विपक्ष में रहे और अब सरकार में भी हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही वो भावना है जो हमारे पास होनी चाहिए। विपक्ष का काम ही जोर से चिल्लाना है। मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए अच्छा है। हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आरएसएस के खास आदमी माने जाने वाले नितिन गडकरी से बीजेपी और आरएसएस के मतभेदों और जेपी नड्डा के बयान के बारे में पूछा गया। उनसे पूछा गया कि पिछले कुछ सालों में भाजपा इतनी बड़ी हो गई है कि उसे किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुलेआम कहा था कि भाजपा को अब आरएसएस के सहारे की जरूरत नहीं है। लगता है कि आरएसएस कभी भाजपा के लिए बोझ बन जाता है तो कभी संपत्ति। नड्डा जी ने कहा था कि भाजपा और आरएसएस को अपना अपना काम करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? इस पर गडकरी ने कहा कि मैं समझता हूं कि आपने पहले ही बहुत अच्छी बात कह दी है और मुझे इस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक कैंसर है और जब तक इसका इलाज नहीं हो जाता है हम समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। इसके अलावा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है यानी पीओके के लोग अब भारत में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठने लगी है। सीएम योगी ने कहा कि जब तक इस धरती पर पाकिस्तान है तब तक नासूर खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये मानवता का कैंसर है। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप रविवार को एक हमले में बच गए। वो सुरक्षित हैं। सीक्रेट सर्विस ने फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में अपने कोर्स पर गोल्फ खेलते समय हत्या के स्पष्ट प्रयास को विफल कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि कई सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने गोल्फ कोर्स के पास झाड़ियों में एक बंदूकधारी पर गोलीबारी की। जहां ट्रंप खेल रहे थे वहां से कुछ 100 गज की दूरी पर उसे देखा गया था। CNN, फॉक्स न्यूज और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अज्ञात अधिकारियों का हवाला देते हुए संदिग्ध की पहचान हवाई के 58 वर्षीय रयान वेस्ले रॉथ के रूप में की है। ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद मशहूर अरबपति एलन मस्क ने हैरान करने वाला बयान दिया। मस्क ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप पर जहां बार बार हमले हो रहे हैं वहीं कमला हैरिस और जो बाइडेन पर कोई हमले की कोशिश भी नहीं कर रहा है। हालांकि जब पोस्ट पर हंगामा होने लगा तो उन्होंने इसे हटा लिया। बता दें, एक्स पर मस्क के 197 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मस्क ने पोस्ट को डिलीट करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य एक मजाक था। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के सेमीफाइनल में सोमवार को भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हरा दिया। भारत की ओर से हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे, वहीं उत्तम सिंह और जर्मनप्रीत सिंह ने 1-1 गोल किया। दक्षिण कोरिया के लिए यांग जुहुन ने 1 गोल किया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।